गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। जैसा कि आपको पता है कि आपकी क्लासें दोबारा से ऑनलाइन स्टार्ट हो गई हैं, तो अब हम आप लोगों को जो हमने क्लास में ऑफलाइन में आपको चैप्टर नंबर 4 यानी समतल में गति स्टार्ट किया था, जिसका हम आपको थोड़ा बहुत बता चुके थे। हमने आपको सदिश आदेश बताया था, सदिशों से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषा बताई थी। उसी में क्रम में आगे बढ़ते हुए हम आपको ये वीडियो सेंड करेंगे। जो भी हम आपको पढ़ा देंगे उससे रिलेटेड आपको नोट्स भी आपके ग्रुप पर हम सेंड करेंगे, ठीक है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे चलते हैं। आइए, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कार्तीय निर्देशांक पद्धति में एक विमीय, द्विविमीय, द्विविमीय तथा त्रिविमीय सदिश, ठीक है। हमको कार्तीय निर्देशांक पद्धति क्या होती है? ऐसी पद्धति जिसमें एक्स वाई जेड होते हैं। एक ध्रुवीय पद्धति भी होती है जिसमें आर और थीटा होते हैं। ऐसी पद्धति जिसमें एक्स वाई जेड होते हैं उसको हम कार्तीय निर्देशांक पद्धति कहते हैं। अब इसी में आपको देखना है सबसे पहले एक विमीय सदिश। एक विमीय सदिश, हाँ जी, एक विमीय सदिश क्या होगा? जैसे आप पहले पढ़ चुके थे, अगर किसी गति को व्यक्त करने के लिए केवल एक निर्देशांक की आवश्यकता हो तो वो एक विमीय गति कहलाती है। उसी तरीके से अगर आप जैसे मान लो किसी सदिश को व्यक्त करना चाहें गति के दौरान, है ना, तो उससे संबंधित जो एक विमीय गति होगी, उससे संबंधित जो सदिश होगा वो एक विमीय सदिश होगा। बोर्ड पे दिखाता हूं आपको। जैसे तीन अक्ष होती है बेटा, कौन कौन सी? ये x है, ये y है, ये z है। तो ये x अक्ष से अनुदिश है, ये x निर्देशांक है, इसमें y और z नहीं होंगे, तो r वेक्टर बराबर होगा x i कैप। अब अगर यही बिंदु आपका y अक्ष पर रखा हुआ होगा तो r वेक्टर बराबर होगा y j के, और यही बिंदु अगर आपका z अक्ष पर रखा होगा तो r वेक्टर बराबर होगा z k कैप। ये बिंदु पी एस वाली, ये वही अक्ष है आपकी। लास्ट जब ऑफलाइन लेक्चर हुआ था उसमें आपको बता चुका था मैं, क्या बता चुका था उसमें? मैं आपको ये बता चुका था कि आई कैप, जे कैप और के कैप एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष के अनुदिश आपके एकांक सदिश है। तो ये एक विमीय सदिश। इसके बाद द्विविमीय सदिश। द्विविमीय सदिश क्या होंगे? अगर आप किसी गति को व्यक्त करना चाहते हैं, स्पष्ट करना चाहते हैं, किसी गति को व्यक्त करने के लिए या स्पष्ट करने के लिए दो निर्देशांकों की आवश्यकता हो, तो उससे संबंधित उस सदिश को अपन क्या बोलेंगे? द्विविमीय सदिश। जैसे ये देखिए, ये जैसे इसके निर्देशांक एक्स वाई है, ये एक्स वाई तल में है, तो आर वेक्टर बराबर क्या होगा? वाई जे के। ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। अगर आप मान लो इसको
देखिए ये आपकी मर्जी है, आप किसी को कुछ भी व्यक्त कर सकते हैं, है ना। इसको जेड कर लो, इसको वाई कर लो, इसको एक्स कर लो। यहां कोई निर्देशांक होगा तो उसके निर्देशांक होंगे वाई और जेड, है ना। तो आर वेक्टर बराबर क्या होगा, वाई जे कैप और जेड के कैप। इसी तरीके से अगर कोई आपके जैसे ये एक्स वाई जेड एक्सिस है, ठीक है। अब एक्स वाई जेड को बदल लेते हैं, इसको कर लेते हैं जेड, इसको कर लेते हैं एक्स और इसको कर लेते हैं वाई। इसके निर्देशांक होंगे एक्स और जेड, एक्स आई कैप और जेड के कैप, ये है। तो यदि किसी गति को व्यक्त करने के लिए हमें दो निर्देशांकों की आवश्यकता हो, कितने निर्देशांकों की आवश्यकता हो, दो, तो उससे संबंधित जो सदिश कहलाता है वो द्विविमीय सदिश कहलाता है, ठीक है। अब अगला है आपका त्रिविमीय सदिश। सबके नोट्स आपको भेज दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। चलिए त्रिविमीय सदिश क्या होगा, एक्स वाई जेड। अगर किसी को व्यक्त करने के लिए आपको तीन निर्देशांकों की आवश्यकता हो तो उसे त्रिविमीय गति कहते हैं, और उससे संबंधित जो सदिश होगा उसको हम त्रिविमीय सदिश कहेंगे। तो आर वेक्टर बराबर जेड के, ठीक है, ये आपका त्रिविमीय सदिश है। तो ये मेरा टॉपिक एक विमीय सदिश, द्विविमीय सदिश और त्रिविमीय सदिश आप लोगों का समाप्त हो गया, ठीक है। अब इसके बाद अगला हमारा जो टॉपिक है वो है सदिश संयोजन के नियम, ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है सदिश संयोजन के नियम। तो आइए चलिए देखते हैं सदिश संयोजन के नियम क्या है। मान लीजिए आप जानते हैं बल भी एक सदिश राशि है। मान लो बल है आपका 2i कैप प्लस 7j कैप, ये बल है आपका, ठीक है, बल। और त्वरण है आपका मान लीजिए 3i कैप प्लस 3j कैप। तो F वेक्टर प्लस A वेक्टर कितना होगा भाई। बल भी सदिश राशि है, त्वरण भी सदिश राशि है। अब हम बल और त्वरण दोनों को जोड़ना चाह रहे हैं, तो बताइए क्या आंसर आएगा। बताइए क्या आंसर आएगा। है ना। आप सोच रहे हैं सर 3 और 2 5i कैप प्लस 10j कैप, बट ये गलत है। कारण मैंने ये क्वेश्चन ही गलत पूछा था आपसे। बल और त्वरण को जोड़ा ही नहीं जा सकता। कारण बहुत सिंपल सी बात है बेटा, एक जैसी भौतिक राशियों को ही जोड़ा जा सकता है। एक जैसी भौतिक राशियों को ही क्या किया जा सकता है, जोड़ा जाता है। अब मैं एक जनरल बात कहता हूं, समय है आपका, जैसे समय मान लो बज रहे हैं आपके 12 बज रहे हैं, ठीक है, और आपका तापमान है 27 डिग्री सेल्सियस। तो इन दोनों को क्या जोड़ सकते हो आप? नहीं जोड़ सकते। एक जैसी सदिश भौतिक राशियों को ही आपस में जोड़ा जाता है। दूसरी बात, अगर आप दो सदिश राशियों को आपस में जोड़ो तो आपको जो परिणाम प्राप्त होगा वो भी सदिश भौतिक राशि होगा। दो सदिश राशियों को जोड़ने पर परिणाम भी सदिश राशि होगा। एक जैसी सदिश राशियों को ही आपस में जोड़ा जा सकता है।
तीसरी बात, सदिश की दिशा को विस्थापित किए बिना, मतलब दिशा वही रखनी है आपको, एक सदिश को कहीं भी विस्थापित किया जाता पर दिशा वही रहनी चाहिए उसकी। ठीक है, तो ये 3 बातें, मतलब सदिश को परिवर्तित नहीं करना और उसे फिर कहीं भी आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। तो इतना तो आप समझ ही चुके हैं कि सदिशों को सर साधारणतः तो जोड़ नहीं सकते कि साहब 2 का 3 से जोड़ कर दिया 5 आ गया, 7 का 3 से जोड़ कर दिया 10 आ गया, ऐसे तो जोड़ ही नहीं सकते। बिल्कुल ठीक, सदिशों को ऐसे नहीं जोड़ सकते, सदिशों को जोड़ने के नियम है। तो सबसे पहला नियम है सदिश संयोजन का त्रिभुज नियम। सदिश संयोजन का त्रिभुज क्या कहता है? सदिश संयोजन का त्रिभुज नियम, पहली बात, सदिश संयोजन के त्रिभुज नियम से 2 सदिशों को जोड़ा जाता है। 2 से ज्यादा सदिशों को जोड़ने का अलग नियम है, पर 2 सदिशों के लिए त्रिभुज नियम को उपयोग में लाया जाता है। सदिश संयोजन के, जैसे ये 2 सदिश है, ए वेक्टर और ये है आपका कौन सा, बी वेक्टर। सदिश संयोजन के त्रिभुज नियम के अनुसार यदि 2 सदिशों को त्रिभुज की 2 भुजाओं के क्रम में निरूपित किया जाए, क्रम में मतलब जैसे ये सदिश है आपका ए वेक्टर, एक दूसरा और जोड़िए बी वेक्टर, यानी बी वेक्टर की पूंछ को ए वेक्टर के शीर्ष से जोड़िए। सदिश संयोजन के त्रिभुज नियम के अनुसार यदि 2 सदिशों को त्रिभुज की 2 भुजाओं के क्रम में निरूपित किया जाए तो सदिश को बंद करने वाली, जो सदिश को बंद करती है ना ये भुजा, त्रिभुज को बंद करने वाली विपरीत क्रम में ली गई भुजा, विपरीत क्रम में मतलब पूंछ से पूंछ को जोड़ना है, शीर्ष से शीर्ष को जोड़ना है, सदिश के परिणामी को व्यक्त करती है। आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, दोबारा सुन लो, सदिश संयोजन के त्रिभुज नियम के अनुसार यदि 2 सदिशों को त्रिभुज की 2 भुजाओं के क्रम में निरूपित किया जाए, 2 भुजाओं के क्रम में निरूपित किया जाए, यानी एक सदिश के शीर्ष से दूसरे सदिश की पूंछ को, तो त्रिभुज को बंद करने वाली विपरीत क्रम में ली गई तीसरी भुजा, सदिश से सदिश, शीर्ष से शीर्ष को और पूंछ से पूंछ को जोड़ दिया जाए, विपरीत क्रम में ली गई तीसरी भुजा सदिश के परिणामी को व्यक्त करती है। आर वेक्टर बराबर ए प्लस बी, ये है त्रिभुज नियम। ठीक है, ये त्रिभुज नियम है आपका सदिश संयोजन का। ठीक है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सारा लिखा हुआ मिल जाएगा। अगला देखते हैं सदिश संयोजन का समांतर चतुर्भुज का नियम। समांतर चतुर्भुज के नियम से भी आप 2 ही सदिशों को जोड़ पाएंगे, 2 से ज्यादा सदिशों को नहीं जोड़ सकते। समांतर चतुर्भुज का जो नियम लगेगा वो भी 2 सदिशों के योग के लिए ही लगेगा, किसी तीसरे के लिए नहीं आएगा। ठीक है, पहली बात। लेकिन ये ऐसे 2 सदिशों को जोड़ा जाएगा इसमें जो आपस में पहले ही एक दूसरे से कोई ना कोई कोण बनाते हैं। जैसे ये देखो, ये कोई वेक्टर है आपका ए वेक्टर और ये है आपका बी वेक्टर, इसमें शीर्ष और पूंछ वाली बात नहीं देखनी है, क्रम भ्रम नहीं देखना है इसमें। इसमें तो 2 सदिश पहले से ही आपस में एक दूसरे से क्या कोई ना कोई कोण बनाते हुए रखे। अगर कोई कोण बनाते हुए नहीं रखे तो त्रिभुज नियम लगाओ, लेकिन अगर कोई कोण बनाते हुए रखे तो समांतर चतुर्भुज का नियम। समांतर चतुर्भुज के नियम के अनुसार यदि 2 सदिशों को समांतर चतुर्भुज की 2 आसन्न भुजाओं द्वारा निरूपित किया जाए तो उन दोनों सदिशों के कटान बिंदु से होकर जाने वाला विकर्ण, ये
उन दोनों सदिशों के कटान बिंदु से होकर जाने वाला विकर्ण सदिश के परिणामी को व्यक्त करता है, आर को व्यक्त करता है। तो आर वेक्टर जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो रिजल्ट आता है आर वेक्टर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये बेटा हम लोग प्रूफ कराएंगे आपको, ये हम आपको प्रूफ कराएंगे, ये आंसर आपका निकाल के बताएंगे कैसे आया। दोबारा सुनिए, यदि दो सदिश आपस में एक दूसरे से किसी कोण पर झुके हुए हो, किसी कोण पर बने हुए हो, तो उनका संयोजन समांतर चतुर्भुज के नियम के अनुसार होता है। सदिश संयोजन के समांतर चतुर्भुज के नियम के अनुसार यदि दो सदिशों को समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं द्वारा निरूपित किया जाए तो उनके कटान बिंदु से होकर जाने वाला विकर्ण सदिश के परिणामी को व्यक्त करता है। ये है सिस्टम, ठीक है बच्चों। तो आपको लिखा हुआ तो मिल जाएगा, आप टेंशन ना लें इस चीज की, ठीक है। ये रिजल्ट आता है, ये मैं आगे आपको प्रूफ कराऊंगा ये कैसे आएगा, ठीक है। अब तीसरा और आखिरी नियम है और वो है सदिश संयोजन का बहुभुज का नियम। सदिश संयोजन का बहुभुज का नियम। ये क्या कहता है बहुभुज का नियम? देखिए सर, बहुभुज का नियम, पहली बात तो नाम से ही पता चल रहा है बहुभुज है, यानी कि ये बहुभुज के नियम का उपयोग वहां किया जाता है दो से ज्यादा सदिशों को जब आपको जोड़ना हो तो बहुभुज के नियम का उपयोग करना है। जैसे ये ए वेक्टर है, ये सदिश संयोजन के बहुभुज के नियम के अनुसार यदि सभी सदिशों को बहुभुज की भुजा के क्रम में निरूपित कर दो, ठीक है। जैसे ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर और ई वेक्टर। सदिश संयोजन के बहुभुज के नियम के अनुसार यदि सभी सदिशों को बहुभुज की भुजा के क्रम में निरूपित कर दिया जाए, बहुभुज की भुजा के क्रम में निरूपित कर दिया जाए, तो सदिश को बंद करने वाली विपरीत क्रम में ली गई तीसरी भुजा, सदिश को बंद करने वाली विपरीत क्रम में ली गई तीसरी भुजा सदिश के, सॉरी तीसरी नहीं सर, बहुभुज को बंद करने वाली विपरीत क्रम में ली गई अंतिम भुजा सदिश के परिणामी को व्यक्त करेगी। आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर। सदिश संयोजन के बहुभुज के नियम के अनुसार यदि सभी सदिशों को बहुभुज की भुजा के क्रम में निरूपित कर दिया जाए तो बहुभुज को बंद करने वाली विपरीत क्रम में ली गई अंतिम भुजा सदिश के परिणामी को व्यक्त करेगी। ये है, ठीक है बच्चों। बहुभुज का नियम उपयोग में लाना है जब दो से ज्यादा सदिशों को जोड़ना है। तो आपको हमने ये सदिशों को जोड़ने के नियम तो बता दिए, लेकिन जो मुख्य बात है जो काम में आनी है मेन, उसको हम आपको कल के जो अगले लेक्चर होगा उसमें आपको बताएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बहुत है, आपको इससे रिलेटेड नोट्स भी मिल जाएंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।